हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 13 साउंड हाफ पोर्शन कंप्लीट किया था और आज हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे और साउंड के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 161। हमने लिरिक्स, वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? जो हमारे नेक में जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स के अंदर जो विंड पाइप होती है, वहाँ से जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो स्ट्रेच होने के बाद वहाँ से जो छोटा सा पाइप जैसा दिख रहा है, वहाँ से एयर पैसेज होती है, वहाँ से स्लिट होती है और वहाँ से आवाज़ जैसे ही स्लिट होती है तो जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो स्ट्रेच होने के बाद वाइब्रेट होते हैं और आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होता है। ये और यानी कि मेन के अंदर कितने mm का होता है? 20 mm का वोकल कॉर्ड्स होते हैं और वुमेन के अंदर 15 और चिल्ड्रंस के अंदर उससे भी छोटे होते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे साउंड को जाने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए क्या मीडियम की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो उसके बारे में हम प्रोपोगेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी कि साउंड को प्रोपोगेशन करने के लिए कोई भी मीडियम की नीड होती है। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड्स हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस। हाउ डज द साउंड प्रोपोगेट और ट्रैवल टू हर? आप कहीं पे खड़े हो और दूसरी जगह पे आपका फ्रेंड खड़ा है और आप उसे बुला रहे हो या कुछ भी कह रहे हो, तो आपकी आवाज वहां पे जा रही है, आपका फ्रेंड वो सुन पा रहा है। तो वो कैसे सुन पा रहा है, कैसे, किसकी वजह से, तो कैसे साउंड प्रोपोगेशन करता है? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको एक ग्लास में आपका फोन रखना है और आपको फ्रेंड को बोलना है कि आपको रिंग करे। अगर आपको साउंड सुनाई दे रहा है, जो रिंग आ रही है उसका, और उसके बाद तो सुनाई देगा, और उसके बाद आपको, जैसे आप मस्ती में किया करते हो, आपको जो ग्लास होता है उसे मुंह पे ऐसे रख देना है कि उसके अंदर जरा सा भी एयर ना जा सके। तो अगर आप उसमें चिल्लाओगे तो भी आवाज नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए साउंड को एयर मिलती है, जो एयर एक मीडियम है। तो यहाँ पे उसे कोई भी मीडियम ऐसा नहीं मिल रहा है जैसे वो ट्रैवल कर सके। इसलिए वैक्यूम होता है, जहाँ पे कुछ भी पानी, एयर कुछ भी नहीं होता, वहां पे साउंड प्रोपोगेशन नहीं कर पाती है। तो ऐसे ही दूसरी एक्टिविटी पीछे दी हुई है। Can you think of explanations in it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had sometimes to do with decreasing loudness of the ring? क्या आपने सोचा है कि जो जैसे ही आप ग्लास में जितनी एयर होती है उससे आप कम करते जाओगे तो जो लाउडनेस होगी वो भी कम होती जाएगी। Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. Actually, sound need a medium to travel, यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत पड़ती है। When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum इन द वेसल्स, यानी कि हम कोई भी वेसल्स में से पूरी कंप्लीटली हम एयर को रिमूव कर देते हैं तो उस वेसल को क्या कहते हैं? वैक्यूम इन द वेसल्स। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, यानी कि साउंड वैक्यूम के अंदर, जहाँ पे कुछ भी मीडियम नहीं होता है, एयर भी नहीं होती, वहां पे वैक्यूम कहते हैं, जिसे हम शून्यावकाश भी कह सकते हैं गुजराती में। और वैक्यूम के अंदर साउंड प्रोपोगेशन नहीं, ट्रैवल नहीं कर पाती है। यहाँ पे एक एक्टिविटी और दी हुई है, जो यहाँ पे पानी का एग्जांपल दिया हुआ है। पानी में भी साउंड ट्रैवल करती है, बट स्लोली करती है, बट करती है। ऐसे ही यहाँ पे आपको एक, पहले हमने जो देखा वो कौन से फॉर्म में देखा? एयर के फॉर्म में, जो एयर एक गैस के है, और वैसे यहाँ पे एक लिक्विड फॉर्म में जो पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे हमने सॉलिड फॉर्म में, यानी कि एक स्टिक के फॉर्म में हमने मेटल रोड के थ्रू आवाज को प्रोपोगेशन करते हुए यहाँ पे दिखाई दिया है। तो ये एक्टिविटी आपको सबको रीड कर लेनी है। तो यानी जो एयर साउंड होता है वो पानी, एयर और कोई भी सॉलिड सब्सटेंस में ट्रैवल करता है, बट वो उस वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर पाता। इसलिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए वैक्यूम की जरूरत पड़ती है, उसे प्रोपोगेशन करने के लिए कोई भी मीडियम की नीड होती है। यहाँ पे वही दिया हुआ है, वो आप इसके थ्रू यहाँ पे आपने ये वाला जो है, ये
टॉय टेलीफोन आपने बनाया ही होगा आपके फ्रेंड के साथ, और आपने कभी भी ट्राई भी किया होगा, या आप इसके थ्रू भी ये जान सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे साउंड क्यों ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसे कोई भी मीडियम मिल जाता है ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेशन करने के लिए, इसलिए वो इजीली साउंड हमें सुनाई देता है। तो अगर वो यहाँ पे वैक्यूम होगा, कुछ थोड़ी सी भी एयर भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगा, और आपका फैन यहाँ होगा और आप यहाँ होंगे, तो आप उसे बुलाओगे तो भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कोई बीच में मीडियम नहीं है। बट हम इजीली सुन पाते हैं क्योंकि हमारे बीच एयर होती है, जो एक मीडियम है जो साउंड को इजीली प्रोपोगेशन करने के लिए हेल्प करती है। Then we hear sound through our ear. हम किसके थ्रू हमारी आवाज सुन सकते हैं? हमारे ईयर के थ्रू। The shape of the outer part of the ear is like a funnel. फनल जैसा ही शेप होता है हमारा जो ईयर होता है उसका, ऊपर से बड़ा, और जैसे ही अंदर जाता जाता है वो छोटा होता जाता है। When sound enters it, जैसे ही साउंड उसके अंदर एंटर होता है, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. और जैसे वो धीरे धीरे आवाज ट्रैवल करता है डाउनली, तो वो एक कैनल की तरह एंड होता है, और वहां पे एंड में क्या होता है, एक थीन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है। इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम, और उसे क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। जैसे हम पर्दा बोलते हैं वही उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेच ड्रम मेम्ब्रेन होता है, ईयर ड्रम कहते हैं। इट परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन रोल करता है, परफॉर्म करता है, क्योंकि आप बोलते हो ना कि कोई भी आप उस कान में थिंग नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आपका ईयर ड्रम यानी पर्दा को कुछ भी डैमेज हुआ तो आप सुन नहीं पाते हो, इसलिए वो हमारे कान के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड एन टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। यहाँ पे एक ईयर ड्रम बनाने का आपको एक मॉडल दिया हुआ है। आपको एक बॉटल जैसा लेना है, उसको ऊपर से स्ट्रेच रबर से बंद कर देना है और उसके अंदर कुछ भी डाल देना है। आप जैसे ही नीचे से कुछ भी बोलोगे तो जो उसके अंदर वाला जो होगा वो स्ट्रेच होगा, और जो ऊपर हमने रबर बैंड लगाया है वो स्ट्रेच होने के बाद आपको आवाज जैसा वाइब्रेशन होने स्टार्ट होंगे और आपको कुछ सुनाई देगा। तो यहाँ पे एक ईयर ड्रम का मॉडल बनाया हुआ है जो आप रीड करके पूरा बना भी सकते हो। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर सीट। जो ईयर ड्रम होता है यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे पर्दा कहते हैं, वो ईयर ड्रम कैसा होता है? रबर शीट, यानी कि स्ट्रेच रबर शीट, जिसे हम स्ट्रेच पर कर सकते हैं। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, और जैसे ही साउंड एंटर होता है हमारे ईयर के अंदर तो साउंड वाइब्रेशन करता है, और उसके थ्रू ईयर ड्रम होता है वो भी वाइब्रेट होने लगता है। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, और जो ये वाला हमारा आउटर ईयर होता है और ये वाला इनर ईयर होता है, और जैसे साउंड हमारे अंदर एंटर होता है हमारे ईयर के अंदर तो वो वाइब्रेशन होने लगते हैं, और ईयर ड्रम के जो पर्दा होता है जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं, ईयर ड्रम वाइब्रेशन करने लगता है, और वो वाइब्रेशन ईयर इनर जो ईयर होता है हमारा इनर ईयर, यहाँ पे ईयर ड्रम्स होते हैं, और यहाँ से जो वाइब्रेशन होने स्टार्ट होते हैं वो हमारे इनर ईयर को सेंड करते हैं। फ्रॉम देयर द सिंगल गोज टू द ब्रेन, दैट इज हाउ वी हियर, और वो इनर ईयर होता है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और वो हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन पास करता है, और उसके थ्रू हम सुन पाते हैं, और हमारे जो ब्रेन होता है उसके थ्रू काम करना स्टार्ट करता है। यही हम यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है, ये आउटर ईयर है, यहाँ पे ये ड्रम होता है, ये इनर ईयर है, जो यहाँ पे जूम करके आपको दिखा दिया है, ये वाला ईयर ड्रम है। ये आपको पूरी अच्छी तरह से इस ड्राइंग की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और आ भी सकती है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट पोर्शन में एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन, फर्स्ट हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। We have learned that the to and from motion of an object is known as vibration, यानी कि हमने पढ़ा कि जो एक एंड से दूसरे यानी अप एंड डाउन या तो बैक एंड फॉरवर्ड जो एक मोशन होता है उसे क्या कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसे क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। और दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलेटरी मोशन, और इस मोशन को क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन भी कहते हैं, यानी कि एक वाइब्रेशन को एक ऑक्सिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। यू हैव
already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था किसे टाइम पीरियड कहते हैं और ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में, जो आपको याद नहीं होगा, मुझे पता है। आपको ये वो एक बार रिमाइंड कर लेना है। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, और यानी कि एक सेकेंड के अंदर जितने ऑक्सीलेशन होते हैं उसे उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑफ ऑक्सीलेशंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, यानी कि वो उस ऑक्सीलेशन की हमें एक फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कौन से हर्ट्ज के यूनिट में डिफाइन किया जाता है। इट्स डे सिंबल इज HZ, यानी कि उसका सिंबल यही है, कैपिटल H एंड स्मॉल Z। यही अगर आप यहाँ पे कुछ भी स्मॉल कैपिटल में गलती करोगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, यानी कि 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर 1 ऑक्सीलेशन जितनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेशन 20 टाइम इन 1 सेकेंड, अगर 20 टाइम में 1 ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 20 ऑक्सीलेट इक्वल टू 20 फ्रीक्वेंसी। यू कैन रिकॉग्नाइज मेनी फेमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। आप कोई भी ऐसे कितने सारे फेमिलियर साउंड है जिसे आप देखे बिना भी आप उसे सुन सकते हो। हाउ इट इज पॉसिबल, वो कैसे पॉसिबल होता है? दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज दैट। हैव यू एवर, थ्रू व्हाट फैक्टर मेक देम डिफरेंट, और वो कैसे डिफरेंट होता है जिसे कि हम सुन सकते हो और कुछ नहीं सुन सकते, तो वो हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिफरेंट कौन से फैक्टर के थ्रू? तो वो जो भी फैक्टर के थ्रू हम साउंड को डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। कैन वी डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज। और ये एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी जो साउंड की 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू ही हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के थ्रू कि जो साउंड हम डिफरेंट डिफाइन करते हैं वो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही कर सकते हैं। तो वो हम कैसे, कौन एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं वो नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। सो आज का पोर्शन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। Tumbler had sometimes to do with decreasing loudness of the ring। क्या आपने सोचा है कि जो जैसे ही आप ग्लास में जितनी एयर होती है उससे आप कम करते जाओगे तो जो लाउडनेस होगी वो भी कम होती जाएगी। Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound। एक्चुअली साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत पड़ती है। व्हेन एयर हैज बीन रिमूव कम्प्लीटली फ्रॉम अ वेसल, इट इज सेड दैट देयर इज अ वैक्यूम इन द वेसल्स, यानी कि हम कोई भी वेसल्स में से पूरी कम्प्लीटली हम एयर को रिमूव कर देते हैं तो उस एयर को, उस वेसल को क्या कहते हैं? वैक्यूम इन द वेसल्स। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, यानी कि साउंड वैक्यूम के अंदर जहाँ पे कुछ भी मीडियम नहीं होता है, एयर भी नहीं होती, वहां पे वैक्यूम कहते हैं, जिसे हम शून्यावकाश भी कह सकते हैं गुजराती में। और वैक्यूम के अंदर साउंड प्रोपोगेशन नहीं, ट्रैवल नहीं कर पाती है। यहाँ पे एक एक्टिविटी और दी हुई है, जो यहाँ पे पानी का एग्जांपल दिया हुआ है। पानी में भी साउंड ट्रैवल करती है, बट स्लोली करती है, बट करती है। ऐसे ही यहाँ पे आपको एक, पहले हमने जो देखा वो कौन से फॉर्म में देखा? एयर के फॉर्म में, जो एयर एक गैस के है, और वैसे यहाँ पे एक लिक्विड फॉर्म में जो पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे हमने सॉलिड फॉर्म में यानी कि एक स्टिक के फॉर्म में हमने मेटल रोड के थ्रू आवाज को प्रोपोगेशन करते हुए यहाँ पे दिखाई दिया है। तो ये एक्टिविटी आपको सबको रीड कर लेनी है। तो यानी जो एयर साउंड होता है वो पानी, एयर और कोई भी सॉलिड सब्सटेंस में ट्रैवल करता है, बट वो उस वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर पाता। इसलिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए वैक्यूम की जरूरत पड़ती है, उसे प्रोपोगेशन करने के लिए कोई भी मीडियम की नीड होती है। यहाँ पे वही दिया हुआ है, वो आप इसके थ्रू यहाँ पे आपने ये वाला जो है ये
टॉय टेलीफोन आपने बनाया होगा आपके फ्रेंड के साथ, और आपने कभी भी ट्राई भी किया होगा, या आप इसके थ्रू भी ये जान सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे साउंड क्यों ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसे कोई भी मीडियम मिल जाता है ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेशन करने के लिए, इसलिए वो इजीली साउंड हमें सुनाई देता है। तो अगर वो यहाँ पे वैक्यूम होगा, कुछ थोड़ी सी भी एयर भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगा, और आपका फैन यहाँ होगा और आप यहाँ होंगे, तो आप उसे बुलाओगे तो भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कोई बीच में मीडियम नहीं है। बट हम इजीली सुन पाते हैं क्योंकि हमारे बीच एयर होती है, जो एक मीडियम है जो साउंड को इजीली प्रोपोगेशन करने के लिए हेल्प करती है। Then we hear sound through our ear. हम किसके थ्रू हमारी आवाज सुन सकते हैं? हमारे ईयर के थ्रू। The shape of the outer part of the ear is like a funnel. फनल जैसा ही शेप होता है हमारा जो ईयर होता है उसका, ऊपर से बड़ा, और जैसे ही अंदर जाता जाता है वो छोटा होता जाता है। When sound enters it, जैसे ही साउंड उसके अंदर एंटर होता है, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. और जैसे वो धीरे धीरे आवाज ट्रैवल करता है डाउनली, तो वो एक कैनल की तरह एंड होता है, और वहां पे एंड में क्या होता है, एक थीन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है। इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम, और उसे क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। जैसे हम पर्दा बोलते हैं वही उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, ईयर ड्रम कहते हैं। इट परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन रोल करता है, परफॉर्म करता है, क्योंकि आप बोलते हो ना कि कोई भी आप उस कान में थिंग नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आपका ईयर ड्रम यानी पर्दा को कुछ भी डैमेज हुआ तो आप सुन नहीं पाते हो, इसलिए वो हमारे कान के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड एन टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। यहाँ पे एक ईयर ड्रम बनाने का आपको एक मॉडल दिया हुआ है। आपको एक बॉटल जैसा लेना है, उसको ऊपर से स्ट्रेच रबर से बंद कर देना है और उसके अंदर कुछ भी डाल देना है। आप जैसे ही नीचे से कुछ भी बोलोगे तो जो उसके अंदर वाला जो होगा वो स्ट्रेच होगा, और जो ऊपर हमने रबर बैंड लगाया है वो स्ट्रेच होने के बाद आपको आवाज जैसा वाइब्रेशन होने स्टार्ट होंगे और आपको कुछ सुनाई देगा। तो यहाँ पे एक ईयर ड्रम का मॉडल बनाया हुआ है जो आप रीड करके पूरा बना भी सकते हो। The eardrum is like a stretched rubber sheet. जो ईयर ड्रम होता है यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे पर्दा कहते हैं, वो ईयर ड्रम कैसा होता है? रबर शीट, यानी कि स्ट्रेच रबर शीट, जिसे हम स्ट्रेच पर कर सकते हैं। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, और जैसे ही साउंड एंटर होता है हमारे ईयर के अंदर तो साउंड वाइब्रेशन करता है और उसके थ्रू ईयर ड्रम होता है वो भी वाइब्रेट होने लगता है। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, और जो ये वाला हमारा आउटर ईयर होता है और ये वाला इनर ईयर होता है, और जैसे साउंड हमारे अंदर एंटर होता है हमारे ईयर के अंदर तो वो वाइब्रेशन होने लगते हैं, और ईयर ड्रम के जो पर्दा होता है जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं, ईयर ड्रम वाइब्रेशन करने लगता है, और वो वाइब्रेशन ईयर इनर जो ईयर होता है हमारा इनर ईयर, यहाँ पे ईयर ड्रम्स होते हैं, और यहाँ से जो वाइब्रेशन होने स्टार्ट होते हैं वो हमारे इनर ईयर को सेंड करते हैं। फ्रॉम देयर द सिंगल गोज टू द ब्रेन, दैट इज हाउ वी हियर, और वो इनर ईयर होता है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है और वो हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन पास करता है और उसके थ्रू हम सुन पाते हैं, और हमारे जो ब्रेन होता है उसके थ्रू काम करना स्टार्ट करता है। यही हम यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है, ये आउटर ईयर है, यहाँ पे ईयर ड्रम होता है, ये इनर ईयर है जो यहाँ पे जूम करके आपको दिखाई दिया है, ये वाला ईयर ड्रम है। ये आपको पूरी अच्छी तरह से इस ड्राइंग की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और आ भी सकती है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट पोर्शन में एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन, फर्स्ट हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। We have learned that the to and from motion of an object is known as vibration, यानी कि हमने पढ़ा कि जो एक एंड से दूसरे यानी अप एंड डाउन या तो बैक एंड फॉरवर्ड जो एक मोशन होता है उसे क्या कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसे क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। और दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलेटरी मोशन, और इस मोशन को क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन भी कहते हैं, यानी कि एक वाइब्रेशन को एक ऑक्सिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। यू हैव
already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था किसे टाइम पीरियड कहते हैं और ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में, जो आपको याद नहीं होगा मुझे पता है, आपको ये वो एक बार रिमाइंड कर लेना है. द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. और यानी कि एक सेकेंड के अंदर जितने ऑक्सीलेशन होते हैं उसे उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ऑफ ऑक्सीलेशंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन यानी कि वो उस ऑक्सीलेशन की हमें एक फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं. फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कौन से हर्ट्ज के यूनिट में डिफाइन किया जाता है. इट्स डे सिंबल इज HZ यानी कि उसका सिंबल यही है, कैपिटल H एंड स्मॉल z. यही अगर आप यहाँ पे कुछ भी स्मॉल कैपिटल में गलती करोगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा. अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड यानी कि एक हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड यानी एक सेकेंड के अंदर एक ऑक्सीलेशन जितनी एक फ्रीक्वेंसी होती है. इफ एन ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेशन 20 टाइम इन 1 सेकेंड, अगर 20 टाइम में एक ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20 ऑक्सीलेट इक्वल टू 20 फ्रीक्वेंसी. यू कैन रिकॉग्नाइज मेनी फेमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम. आप कोई भी ऐसे कितने सारे फेमिलियर साउंड है जिसे आप देखे बिना भी आप उसे सुन सकते हो. हाउ इट इज पॉसिबल, वो कैसे पॉसिबल होता है. दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज दैट. हैव यू एवर, थ्रू व्हाट फैक्टर मेक देम डिफरेंट. और वो कैसे डिफरेंट होता है जिसे कि हम सुन सकते हो और कुछ नहीं सुन सकते, तो वो हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिफरेंट कौन से फैक्टर के थ्रू. तो वो जो भी फैक्टर के थ्रू हम साउंड को डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं वो है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड. कैन वी डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज. और ये एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी जो साउंड की 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू ही हम उसे डिफाइन कर सकते हैं साउंड फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के थ्रू कि जो साउंड हम डिफरेंट डिफाइन करते हैं वो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही कर सकते हैं. तो वो हम कैसे कौन एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं वो नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे. सो आज का पोर्शन यहीं पे खत्म होता है. थैंक यू.